अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल। मैं हूं सैयद शबीर हुसैन शाह। नाजरीन, आज जो शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक्स AJK यूनिवर्सिटी में। अतीकुर रहमान, डॉक्टर अतीकुर रहमान इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व सर रहमतुल्लाह। सर कितना अर्से से आप सर्व कर रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी AJK यूनिवर्सिटी में? मेरा रिलेशनशिप यूनिवर्सिटी के साथ काफ़ी पुराना है। मैंने यहीं से मास्टर्स किया और उसके बाद फिर मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में चला गया था PhD के लिए। इसी दौरान मैं यहाँ पे विजिटिंग टीचिंग करता रहा हूँ 2007-8 में। और फिर उसके बाद मैं वापस चला गया इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया एज ए रेगुलर टीचर, कुछ अर्सा वहाँ पे पढ़ाता था। फिर मैं आ गया पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स में, वहाँ पे कुछ अर्सा सर्व किया। और उसके बाद 2019 में मैंने रेगुलरली यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को एज एसोसिएट प्रोफेसर ज्वाइन किया है। अच्छा, चूँकि आप मैशियतदान हैं, इकनॉमिक्स आप पढ़ाते हैं, तो गुज़श्ता रोज़ बजट पेश हुआ है, तो उसका अगर आप एक अमूमी जायज़ा ले लें तो किस तरह का बजट पेश हुआ है? अच्छा देखिए, बजट को अगर आप देखें उसके नंबर्स को, तो उसमें एक चीज़ आपको वाज़ेह नज़र आती है। सबसे बड़ी एलोकेशन जो है उसमें, जिसको सबसे ज़्यादा फंड्स दिए गए हैं, वो है इंटरेस्ट पेमेंट। अब ये इंटरेस्ट पेमेंट इंटरेस्टिंग है इसलिए इस हवाले से कि आपके पास आप देख रहे हैं कि लास्ट बजट में इस पे एलोकेशन थी 9700 बिलियन। तो अभी इस एलोकेशन को कम करके 8200 बिलियन कर दिया गया है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि लास्ट टाइम आपके पास जो इंटरेस्ट रेट था दैट वाज 22%, तो अब वो कम करके 11% पे हो गया। तो रफली जो आपके पास इंटरेस्ट पेमेंट है उसको हाफ हो जाना चाहिए, लेकिन उसको इतना कम नहीं किया गया। और अभी एक्सपेक्टेड ये है कि अगले 3-4 महीनों में शायद ये एलोकेशन मज़ीद, इंटरेस्ट रेट मज़ीद कम जाएगा। तो इसमें जो एलोकेशन थी उसको उसके अंदर मज़ीद कमी की गुंजाइश मौजूद थी। और अगर यहाँ पे कमी होती तो फिर बाकी सारी जो एलोकेशन है उनको बेहतर बनाया जा सकता था। अभी भी आप देखें, इसमें हुआ यूँ है कि पिछले साल की निस्बत टोटल बजट का जो वॉल्यूम है वो पिछले साल की निस्बत कम है। अब वो कम बजट में वो सारी चीज़ें, यानी हर हेड को ज़्यादा फंड देने के बावजूद आपके पास टोटल वॉल्यूम अगर कम होता है, तो उसकी एक रीज़न थी कि वो पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा जो है इंटरेस्ट पेमेंट में कम रकम एलोकेट की गई है। लेकिन जितनी इसमें गुंजाइश मौजूद थी इतना कम इसको नहीं किया गया। अब गालबन अगले 3-4 महीने में पॉलिसी रेट या ये जो शरह सूद है वो एक्सपेक्टेड है कि 6-7% तक आ जाएगी। तो अगर ये 6-7% तक आ जाती है तो फिर आपको इस हेडिंग में यानी तकरीबन 3-4 हज़ार बिलियन तक की अमाउंट चाहिए थी, जबकि अभी भी हमने यहाँ पे 8200 बिलियन की एलोकेशन रखी है। तो ये अगर हम यहाँ पे 4000 बिलियन कम रखते तो फिर हम बाकी की जितनी भी हेडिंग्स हैं बजट की, जो बाकी सारी एलोकेशन हैं, उनमें से हर एक को एक रीज़नेबल अमाउंट दे सकते थे। लेकिन वो उन सब की बजाय सिर्फ सूद में बहुत बड़ी एलोकेशन रखी गई। तो मेरे ख्याल में इसमें मेन फला ये है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या हुकूमत अपनी मर्जी से शरह सूद में कमी ला सकती है? और ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जब हम लोग कहीं बैंक के पास जाते हैं ना, तो हमारे पास ये चॉइस नहीं होती कि हम अपनी मर्ज़ी से इंटरेस्ट रेट चूज़ करें। जो बैंक ऑफ़र करेगा हमें उसी पे लेना होगा। लेकिन गवर्नमेंट का मामला बिल्कुल अलग होता है। गवर्नमेंट जब चूज़ करती है ना, तो फिर वो बैंक बाउंड होते हैं कि वो उसी पे प्रोवाइड करें। ये आपने देखा है ना, अभी 22 से 11 पे आ गया, तो कोई बैंक ऐसा है जो जिसने रिफ्यूज़ किया हो कि भाई इतना इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो हम इसको गवर्नमेंट को अब फाइनेंस नहीं करेंगे। वो अभी भी कंटिन्यूसली कर रहे हैं। तो अगर ये इससे कम करके 2% पे भी ले जाते हैं ना, तो बैंक्स आर बाउंड टू फाइनेंस। उनके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए कि उनके पास उन्होंने इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, यानी गवर्नमेंट को जो कर्जे दे रखे हैं वो इतने हैवी हैं कि उनके पास कोई दूसरी जगह ही नहीं जहाँ पे वो उसको एलोकेट करें। अब बिल फर्ज वो गवर्नमेंट को कर्जा नहीं देते, ये हर 3-4 महीने बाद जो डेट की रीस्ट्रक्चरिंग होती है और कुछ पैसे जो है बैंकों के पास वापस आते हैं। अगर वो उनको री इन्वेस्ट नहीं करते गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, तो उस पैसे का वो क्या करेंगे? यानी एक तो यही है कि भाई उनको अल्टरनेट कोई ढूंढना होगा कस्टमर मार्केट में से, और अगर ये हो जाए तो फिर इसके से बढ़ के और क्या चाहिए? फिर जो है मुझे और आपको भी बिजनेस के लिए पैसे मिल सकते हैं, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। लेकिन उन्हें इजी वे जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि भाई इजी तरीके से वो इस पे अर्निंग कर लें। और इजी तरीका ये है कि वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करें, दोबारा से गवर्नमेंट को कर्ज दे दें। तो उनके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। वो अगर आप इंटरेस्ट रेट को 2% पे ले आएँ तब भी देंगे।
अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मैंने आपका कॉलम पढ़ा जिसमें आपने लिखा था कि बाकी मदाद में की तो भी आपने बात की, वो कमी हुई, लेकिन आपकी नज़र में कि दिफाई बजट बहुत कम हुआ, इससे ज़्यादा होना चाहिए था, तो कितना ज़्यादा होना चाहिए था, इस बारे में ज़रा रोशनी डालेंगे? देखें, हमें एक बहुत हॉस्टाइल और बहुत बड़े वो दुश्मन का सामना है ना। यानी इंडिया का बजट जो है 80% 80 बिलियन डॉलर था और अब उसको मजीद बढ़ा के गालिबन 100 तक ले जाएंगे। ये दिफाई बजट की बात दिफाई करें? बजट में जी दिफाई बजट की बात कर रहा हूँ। तो अब 100 के मुकाबले के लिए हमारे पास जितनी भी एलोकेशन हो वो कम है, लेकिन कम से कम एक कोई सेंसिबल बेंचमार्क 10% 10 बिलियन डॉलर तक कम से कम होना चाहिए था। अभी हमने जो इंक्रीज किया ना, पहले यानी लास्ट ईयर 2122 था, 2122, इस दफ़ा बढ़ा के उसको 2550 कर दिया गया है, 2550 बिलियन। अगर आप इसको डॉलर में कन्वर्ट करें ना, चूँकि हमने जो डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करना होता है वो सारा डॉलर्स में होता है, तो इसलिए डॉलर्स वहाँ पे ज़्यादा मैटर करते हैं। डॉलर में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो दिस अमाउंट टर्न्स इनटू ओनली 9.1 बिलियन डॉलर, यानी अभी जो इस रीसेंट इंक्रीज के बाद भी। तो ये मुझे ये बताएं कि यानी जब आपके पास एक एनिमी है जिसका बजट 100 बिलियन डॉलर को टच कर रहा है, उसके मुकाबले में आपके पास 10 बिलियन डॉलर भी ना हो, तो ये बड़ा अनोखा लगता है। मेरे ख्याल में एटलीस्ट 10 बिलियन डॉलर तो यहाँ पे एलोकेशन होनी चाहिए थी। तो मुझे ये बताएं कि हिंदुस्तानी जो इंडियन जो फ़ौज है वो कितनी है और पाकिस्तानी फ़ौज कितनी है, और दफ़ाई उस हिसाब से आप ज़रा अगर तकाबली जायज़ा लें तो कितना आपको कम लग रहा है बजट? नहीं, अगर हम इसको एडजस्ट कर लें नंबर ऑफ पर्सनल्स के लिए, तो तब भी इंडिया का जो बजट है वो हमारे लिस्ट में बहुत ज़्यादा है। यानी हमारे जो डिफेंस पर्सनल हैं वो रफली 0.6 मिलियन है, यानी 6 लाख के करीब है, और इंडिया के 13 लाख के करीब है। तो अगर इस हिसाब से देखें, पाकिस्तान को अगर 9 बिलियन डॉलर बनते तो उनका तकरीबन 20-21-22 बिलियन तक हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका बजट इस वक्त 80 बिलियन डॉलर है और शायद अगले साल वो जो है 100 तक टच करे। तो यानी अगर आप नंबर ऑफ पर्सन्स के लिए एडजस्ट कर लें तो उसके बाद भी बहुत ज़्यादा गैप बचता है। इसका मतलब है कि अब दिफाई बजट में इजाफा होना चाहिए था, चूँकि एक जिस दुश्मन के साथ, एक बहुत बड़ा दुश्मन है जिसके साथ आपका एक तनाज़ा चल रहा है और वो अरसा दराज से चल रहा है, तो उस हिसाब से जो बजट में इजाफा हुआ है वो बहुत कम इजाफा हुआ है। एग्जैक्टली, हम हर वक्त एक कंटिन्यूस सिक्योरिटी थ्रेट फील कर रहे हैं ना, और अभी हमने देख लिया कि कितना ज़्यादा, यानी आप इकानमी को फोकस नहीं कर सकते जब तक आपकी सिक्योरिटी जो है वो सिक्योर ना हो ना। तो हमने अभी देखा कि कितना हमें बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ा, और इस किस्म के चैलेंजेस ज़ाहिर है कि फ्यूचर में भी होंगे। मोदी ने अपनी जनता को खुश करना है, उसने कोई ना कोई नया एडवेंचर करना है, तो इस किस्म के एडवेंचर्स को कोप करने के लिए आपका बजट जब तक सफिशिएंट नहीं होगा तो बात नहीं बन सकती। और क्या कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है, कोई ऐसा काम भी किया जा सकता है कि यहाँ पे पाकिस्तान में इस तरह की इंडस्ट्री कायम की जाए कि जहाँ पे जेफ थंडर पाकिस्तान में बन रहा है, इसी तरह की दीगर तमाम चीज़ें यहाँ पे इंडस्ट्री लगी और दूसरी दुनिया को भी भेजी जाए, तो क्या उससे कितना फ़र्क पड़ सकता है और आपकी इंडस्ट्री भी इससे डेवलप हो सकती है? एग्जैक्टली, असल में जो इंडस्ट्री हमारे पास इस्टेब्लिश्ड है, और हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है ना वो इंडिया से आगे निकल चुकी है। ये मतलब आप देखें कि वो जो प्लान बनाने की ट्राई कर रहे हैं बहुत अरसे से, हाल तीजा, वो अभी तक उनके पास बन नहीं सका। और हमारा जो JF-17 थंडर वो न सिर्फ ये कि बन चुका है, बल्कि वो दुनिया भर की जो डिफेंस एग्जीबिशंस हैं उनमें भी जाता है, और उसके अलावा उसने ये रिसेंट जो कन्फ्लिक्ट था इसमें अपनी कैपेबिलिटीज़ भी शो की है। हमने सिर्फ J-10C नहीं इस्तेमाल किया, JF-17 थंडर भी इस्तेमाल किया। तो हमारी कैपेबिलिटीज़ अब मौजूद हैं और वो हमने दुनिया के सामने शो भी कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करके बड़ा मज़ा आया। इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी के मौजू पे आपको दोबारा से हम मदद करेंगे। नाज़रीन, आपने प्रोफेसर साहब की गुफ्तगू सुनी। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।